पेज नंबर 20.5, एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल नंबर 14 में है फाइंड फोर नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फाइंड फोर नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन and four numbers forming a geometric progression in which the third term is greater than in which the third term is greater than in which the third term is greater than the first term by 9, greater than the first term by 9, third term is greater than the first term by 9, and second term is greater than the fourth, and second term is greater than the fourth by 18, by 18। तो जब हम जीपी की बात करते हैं, उन्होंने बोला फाइंड फोर नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, कोई चार नंबर मुझे बताने हैं जो कि जीपी बनाएंगे। तो हम क्या ले सकते हैं, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। तो ये तो चार नंबर्स हो गए। ठीक है, अच्छा, लेट द जीपी बी लेट द जीपी बी ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब। बस इतना ही, आगे तो मैं लूंगा नहीं, चार ही नंबर हैं बस जीपी में। अब उन्होंने बोला इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म, यानी कि जो थर्ड टर्म है ए थ्री जो है वो फर्स्ट टर्म से बड़ी है। और उन्होंने बोला इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9, यानी कि उससे 9 वैल्यू ज्यादा है, 9 नंबर ज्यादा है। तो ए थ्री कितना हो गया, फर्स्ट टर्म, ए थ्री मतलब थर्ड टर्म, ए वन मतलब फर्स्ट टर्म प्लस 9। जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से बड़ी है, कितना बड़ी है, 9 बड़ी है। तो ए1 + 9 कर दिया तो ए3 के बराबर हो गया। समझ गए, मेरी एज तुम लोगों से 10 साल ज्यादा है, तो क्या होगा कि तुम्हारी एज में 10 ईयर्स ऐड कर दूंगा तो मेरी एज के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, वही वाला फंडा है कि ए3 ए1 से बड़ा है, कितना बड़ा है, 9 नंबर बड़ा है। तो ए1 में 9 ऐड कर दीजिए, ए3 के बराबर हो जाएगा। अब ए3 क्या होता है, ए आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए, ए एन का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n-1। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए कि हम जीपी की बात कर रहे हैं, तो जीपी इज जस्ट लाइक एपी। एपी और जीपी में बस इतना अंतर है, एपी में एक कॉमन डिफरेंस ऐड होता चला जाता है, जीपी में एक नंबर मल्टीप्लाई होता चला जाता है। पहला ए है, फिर उसमें आर मल्टीप्लाई हो गया ए आर, फिर इसमें आर मल्टीप्लाई हो गया ए आर स्क्वायर, फिर इसमें आर मल्टीप्लाई हो गया ए आर क्यूब। तो आर मल्टीप्लाई होता चला जाता है। तो थर्ड टर्म क्या होगा, ए आर स्क्वायर। इससे भी देख लो तो भी यही आएगा, एन की जगह 3 डालो, ए आर की पावर 3-1, 3-1 मतलब 2, ए आर स्क्वायर। ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन, क्या है, ए वन यानी कि फर्स्ट टर्म मतलब a + 9। तो ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू a + 9। अच्छा, ये करने के बाद में मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको ए को इधर ले आते हैं, चलो। तो ये हो गया ए आर स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 9। अब यहां से आपने ए ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा r² - 1 इज इक्वल टू 9। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखेंगे
इसके बाद देखिएगा a इंटू आर स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 9, ये हो गया। दूसरी कंडीशन इन्होंने दी है एंड सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ, यानी कि जो सेकंड टर्म है वो फोर्थ टर्म से बड़ी है। कितनी बड़ी है बाई 18, मतलब फोर्थ टर्म छोटी है, तो फोर्थ टर्म में 18 ऐड करूंगा तो सेकंड टर्म के इक्वल होगा। व्हाट इज सेकंड टर्म? ए आर। व्हाट इज फोर्थ टर्म? ए आर क्यूब प्लस 18। अब इसको इधर ले आओ, तो ए आर माइनस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 18। यहां से मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं ए और आर दोनों कॉमन ले सकता हूं। मैंने ए आर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस आर स्क्वायर बचा यहाँ पर इज इक्वल टू 18। इधर अगर मैं एक काम और कर सकता हूँ इसमें कि यहाँ पर ना इसमें आर स्क्वायर माइनस वन है और इसमें क्या है 1 माइनस आर स्क्वायर, तो मैं माइनस और कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर ना माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो गया माइनस ए आर, ब्रैकेट में बचा आर स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 18। दिस बिकम्स माई इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। हम क्या करते हैं कि जब इक्वेशंस बनती है ना एपी में, तो याद करिए उसमें हम दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जीपी में जब इक्वेशन बनेंगी तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करते ही काम हमारा आसानी से हो जाएगा। देखो मैं ये कहूंगा डिवाइड 2/1, डिवाइड 2/1। आप 1 को 2 से डिवाइड कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी रिजल्ट सेम आएगा। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगा, तो माइनस ए आर इंटू आर स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए इंटू आर स्क्वायर माइनस वन, ए इंटू आर स्क्वायर माइनस वन। राइट हैंड साइड से डिवाइड हो जाएगा, तो 18 अपॉन 9, 18 अपॉन 9, 9 वन जा 9, 9 टू जा 18। ए से ए कट गया, आर स्क्वायर माइनस वन से आर स्क्वायर माइनस वन कट गया, तो बेटा ये क्या बचा मेरे पास, माइनस आर इज इक्वल टू 2। इट इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू माइनस 2। दो ही तो वेरिएबल हैं, एक आर और एक ए। इसको आप इक्वेशन 1 में डालो या इक्वेशन 2 में डालो, कहीं पर भी डालिए रिजल्ट आ जाएगा। मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूंगा। इक्वेशन 1 थोड़ी छोटी सी लग रही है इक्वेशन, इसमें डाल देते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में जब वैल्यू डालेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ए इंटू आर स्क्वायर माइनस वन। तो ए इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 9। तो a इंटू माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4। 4 माइनस वन कितना हो गया, 3। a इंटू थ्री इज इक्वल टू 9, 3 वन जा 3, 3 3 जा 9। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो आ गया 3, a आ गया 3। इन्होंने क्या पूछा था, फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ जीपी, तो मुझे ये 4 नंबर बताने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड 4 नंबर्स forming a GP are A, AR, AR square and AR cube। बेटा A क्या हो गया 3, AR क्या हो गया 3 इंटू माइनस 2, AR स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर एंड AR क्यूब क्या हो जाएगा 3 इंटू माइनस 2 का क्यूब। 3 कॉमा 3 इंटू माइनस 2 कितना हो गया माइनस 6, कॉमा माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 एंड माइनस 2 का क्यूब माइनस 8, माइनस 8 3 जा माइनस का 24। ठीक है, सबको समझ में आ गया? बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, अर्पिता, आस्था, दीपांशी, देवशी, दिवस, Yes, sir. अक्षय, Yes, शिवांश, sir. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी। इसके बाद मैं नेक्स्ट देखूंगा, जैसे ये एग्जांपल नंबर 14 था, अब इसी तरह से एग्जांपल नंबर 15 है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है।
नोट करेंगे द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर, the number of bacteria in a certain culture doubles every hour. Doubles every hour. Full stop. If there were 30 bacteria present in the culture originally, if there were 30 bacteria present in the culture originally, comma, how many bacteria will be present at the end of second hour, comma, how many bacteria will be present at the end of second hour, at the end of second hour, comma, fourth hour and nth hour. Fourth hour and nth hour. जैसे हम कभी ब्लड टेस्ट कराते हैं या यूरिन टेस्ट कराते हैं, तो ये जो टेस्ट होते हैं ना, इन टेस्ट का जो सैंपल, जैसे मान लीजिए ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि पूरा ब्लड निकाल के दे दिया। ब्लड का थोड़ा सा सैंपल ही तो दिया जाता है। उस सैंपल को कल्चर बोल देते हैं, उस सैंपल को कल्चर बोल दिया जाता है। ठीक, ये कल्चर का मतलब यहाँ पर हमारी संस्कृति से नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये हमने ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट कराया, तो उसका थोड़ा सा सैंपल है। तो उसमें क्या है कि ये होता है कि जो भी सैंपल लिया जाता है ब्लड का, यूरिन का, उसको फ्रीज कर दिया जाता है। फिर हम लैब में देते हैं ना सैंपल, तो उसका टाइम होता है कि भाई आपको ये आधे घंटे के अंदर या 20 मिनट के अंदर वो आपको फ्रीज कर देना है। तो अब द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। फटाफट से टेस्ट करना होता है, क्यों? क्योंकि कोई भी कल्चर है तो उस कल्चर में बैक्टीरिया जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तो प्रॉपर टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ पाती, इसीलिए रेप्यूटेड जो पैथोलॉजी होती है वहीं पर टेस्ट करवाया जाता है। तो अब यहाँ पर है कि दे रखा है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। तो डबल्स एवरी आवर का मतलब यह है कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी शुरुआत में एक बैक्टीरिया है, तो 1 घंटे बाद कितना हो जाएगा? 1 into 2। 2 घंटे बाद कितना हो जाएगा? 1 into 2 into 2। ठीक है, डबल्स एवरी आवर का मतलब हर घंटे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो वो जो 1 घंटा है ना मेरे लिए, वो क्या हो गया? वो जो 1 घंटे का टाइम है, वो मेरे लिए एक टर्म हो गई एक तरह से। ठीक है, फिर जो दूसरी टर्म है वो क्या होगी? वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तीसरी टर्म फिर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कॉमन रेशो क्या आ गया? 2। कॉमन रेशो 2 आ गया। ठीक है, अब आप ये देखें, इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, ओरिजिनली बिल्कुल शुरुआत में कितने बैक्टीरिया थे? 30 थे। तो ये मुझे क्या दे दिया गया है? फर्स्ट टर्म, है ना। तो हम ये कहेंगे, क्योंकि इन्होंने पूछा क्या है, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर। अभी उतना आसान है नहीं जितना लग रहा है, सुनना जरा ध्यान से। हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट ओरिजिनली, इसको बोल दिया ए। ये कितने हैं? 30। नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट द एंड ऑफ 1 hour
अच्छा, ये जो ए है इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, फर्स्ट टर्म। ओरिजिनल जो वैल्यू है वो हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। 1 घंटा, एट द एंड ऑफ 1 आवर, 1 घंटा बीतते ही बैक्टीरिया क्या हो गए, डबल हो गए। बैक्टीरिया डबल हो गए। तो ये जो है ये कितने हो जाएंगे, 30 × 2, मतलब 60। और ये जो 60 है, ये 60 क्या है, ये 60 है बेटा A2। तो 1 घंटे बाद बैक्टीरिया जो होंगे वो कहलाएगी सेकेंड टर्म। इसी तरह से नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, 1 घंटे के बाद बैक्टीरिया कितने हुए, 60। तो और 1 घंटे के बाद कितना हो जाएगा, 60 × 2। तो क्या हो गया, 60 × 2। तो ये हो गया 120 एंड दिस इज माय थर्ड टर्म। ठीक है। तो पहली चीज तो इन्होंने यही पूछी थी, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकंड आवर। तो ये जो गलती होती है बच्चों से, रिवीजन की कमी और समझ की कमी से एक गलती हो जाती है, वो एट द एंड ऑफ सेकंड आवर पूछ रहे हैं ना, अरे वाह वाह करावा आ गया, क्वेश्चन निकाल दो सेकंड टर्म। समझ गए। तो एट द एंड ऑफ सेकंड टर्म जो आपने करा है वो क्या आया है, वो थर्ड टर्म है। समझ गए। ओरिजिनली जो थे वो फर्स्ट टर्म था। एट द एंड ऑफ 1 घंटे बाद, ठीक है, फर्स्ट टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म तो 30 है, हो गया काम। तो बस काम ही हो जाएगा वहां पर, ध्यान रखना गलती ना हो। ठीक। तो ये हमारा हो गया थर्ड टर्म। अब इसी तरीके से वो बोल रहे हैं एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर, एट द एंड ऑफ nth आवर। मैं nth आवर पहले निकाल लेता हूँ। ठीक। हम ये कहेंगे नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ nth आवर, एट द एंड ऑफ nth आवर। तो भैया बता दो फिर, nth आवर का मतलब ये नहीं है कि nth टर्म निकालेंगे, उससे एक टर्म ज्यादा, यानी कि an+1, n+1th टर्म। एट द एंड ऑफ फर्स्ट टर्म तो सेकंड टर्म निकाल रहा हूँ, फर्स्ट आवर तो मतलब सेकंड टर्म निकाल रहा हूँ। एट द एंड ऑफ 2 आवर्स तो उससे एक ज्यादा, यानी कि थर्ड टर्म निकाल रहा हूँ। एट द एंड ऑफ nth आवर तो इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है, n+1th टर्म, एक टर्म ज्यादा, n से एक टर्म ज्यादा। ठीक। क्या हो जाएगा, a r की पावर n-1 होता है जब nth टर्म निकालते हैं। तो जब n+1th टर्म है तो a r की पावर n+1 - 1, ए आर की पावर n-1 होता है। अब n+1th टर्म निकाल रहे हैं तो ए आर की पावर n+1 - 1, -1 से -1 कट गया, क्या आ गया, ए आर की पावर n। यहां से मैं ये कहूंगा कि ये एक जीपी है, ये एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 30 और कॉमन रेशियो 2, 2 बार बार मल्टीप्लाई होता जा रहा है। फर्स्ट टर्म 30, कॉमन रेशियो 2, तो फर्स्ट टर्म यानी कि ए क्या है, 30। तो लिखिए यहाँ पर 30, और कॉमन रेशियो आर, आर क्या है, 2 की पावर n, 30 × 2 की पावर n। बताइए बेटा, क्लियर है सबको कि नहीं। हाँ बताओ। हाँ, इतने आर के बाद कितना हुआ, तो उन्होंने यही बोला है कि डबल्स एवरी आर, 1 घंटा होते ही, जैसे ही 1 घंटा हो जाएगा बैक्टीरिया 30 से बढ़कर 60 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो जैसे ही 1 घंटा बीतेगा, 1 घंटा होते ही तो फिर वो अगला घंटा शुरू हो गया ना। 1 घंटा जैसे ही बीता तो हमारा वो हो गया कितना, डबल हो गया। और शुरुआत में यानी कि तब हमने टाइम को काउंट करना ही शुरू करा था, तब हमने सैंपल दिया ही दिया था, ब्लड सैंपल हमने दिया ही दिया था। तो जब हमने ब्लड सैंपल दिया था उस टाइम भी उसमें कुछ बैक्टीरिया मौजूद थे, वो 30। ये होगा ना, मैंने लिख दिया सेकंड, ये वाला, सॉरी सॉरी, ये वाला 120। एट द एंड ऑफ 2 आवर्स ये होगा थर्ड टर्म, 120। ठीक है। बोलो भाई, क्लियर है। अब इसी तरीके, एक्सक्यूज मी सर, हाँ फिर जी अगर बताइए। क्वेश्चन की वर्ड लैंग्वेज होती एट द एंड ऑफ 2 आवर्स की जगह इन 2 आवर्स, तो क्या होता है? होता तो फिर वही होता जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, वो फिर एन इजी की वैल्यू वाला। 2 ही लेनी है। हाँ हाँ। ठीक है। ओके सर। क्योंकि क्योंकि 1 घंटे तक आपकी पहली टर्म यही, यानी कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया इतने ही रहने हैं। सही है, समझ गए। तो इसीलिए किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो तो उन्होंने पहले ही बता दिया एट द एंड ऑफ 1 आवर। 1 घंटा बीत गया तो तुरंत डबल हो जाएगा, 2 घंटा बीता फिर और डबल हो जाएगा। तो अब जैसे मैंने निकाल लिया एट द एंड ऑफ nth आवर, तो एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर निकाल लो।
therefore at the end of फोर्थ आवर, ये क्या हो जाएगा, एन की जगह 4 डालो बस, ठीक है, एट द एंड ऑफ nth आवर निकाला। अब देखिएगा, एक मिनट, ये क्या करूंगा मैं, 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर n, तो 2 की पावर हो गया 4, 2 की पावर 4 कितना 16, 30 इंटू 16 कितना हो गया 480, ठीक है जी। चलिए जी, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन फिर जरा सोचने वाला है। एग्जाम्पल नंबर 16, what will rupees 500 amounts to in 10 years what will rupees 500 amounts to in 10 years after its deposit in a bank? After its deposit in a bank which pays annual interest rate of 10% compounded annually. Which pays annual interest rate 10% compounded annually. अब समझना है इस क्वेश्चन को, कोई वैल्यू नहीं डालने वाला हूँ, पहले मैं ना आपको ये बताऊंगा कि हमने शायद 8th क्लास में करा था कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, तो 8th क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट करा था। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं बताया गया था, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया गया था, PRT अपॉन 100। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला इंटरेस्ट का नहीं था, सीधा अमाउंट का फॉर्मूला था, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर n। यहाँ पर n होता है नंबर ऑफ ईयर्स, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और P होता है प्रिंसिपल अमाउंट के कितना पैसा मैंने बैंक में जमा किया, ठीक है। अब जरा देखो इस चीज को, ये जो चीज है, क्योंकि तब आप छोटे थे तो आपको ये बताया नहीं गया था कि क्या होता है ये जीपी, ठीक है, ये जीपी से आता है, ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला जीपी से डिराइव होता है। कैसे होता है वो देखिएगा, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब ये है, भाई जो मेरा पैसा है वो पैसा बैंक में मैंने जमा कर दिया, 10,000 रुपए मैंने बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। अब बैंक का भी काम होता है, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो शायद पढ़ेंगे भी इसको, बैंक का भी ये काम होता है कि बैंक छोटे बैंक्स को, या जो छोटे बिजनेसेस होते हैं, या और जो एग्रीकल्चरल लोन्स, वो तो लोन्स देता है बैंक। तो बैंक लोगों को लोन्स देता है अलग अलग तरीके के, हाउसिंग फाइनेंस वगैरह के जो लोन्स वगैरह होते हैं, तो वो जो लोन देता है, लोन देने पर बैंक को कुछ इंटरेस्ट मिलता है। तो बैंक जो कस्टमर है, जैसे मान लीजिए मैं कस्टमर हूँ, मैंने अपना पैसा जमा करा रखा है, फॉर एग्जाम्पल बैंक मुझे तो 5% का इंटरेस्ट दे रहा है, और आगे जो कस्टमर्स हैं उनको जो लोन दे रहा है वो दे रहा है 6% या 7%। तो 2% का जो मार्जिन है ना, वो उसका प्रॉफिट हो गया बैंक का, ठीक है, क्योंकि पैसे का लेन देन है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, इसमें गड़बड़ी भी हो जाती है। तो इस वजह से वो जो 2% है, वो 2% ही बैंक की इनकम होती है, ठीक है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि हम बैंक किसको लोन दे रहा है उसकी बात नहीं कर रहे, हमने बैंक के पास पैसा रखा है, तो बैंक भी हमारा पैसे पर हमको थोड़ा बहुत जो है इंटरेस्ट देता है। तो सोचो मैंने 10,000 रुपए जमा कराए और मुझे इंटरेस्ट मिल गया 1,000 रुपए का, परसेंटेज वगैरह छोड़ो,
परसेंटेज से भी तो इंटरेस्ट का अमाउंट ही आता है ना कि कितना इंटरेस्ट हुआ। तो 1 साल बाद मेरे पैसे हो गए 11,000 रुपए, 11,000 रुपए हो गए, 10,000 से 11,000 हो गए, इंटरेस्ट ऐड हो गए। तो कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि अब अगले साल के लिए ये जो 11,000 रुपए है ना, इट विल एक्ट लाइक प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल की तरह एक्ट करेगा। फिर सोचो अगले साल उसमें इंटरेस्ट जो है 11,000 का इंटरेस्ट आ गया 1,500 रुपए। तो अब मेरे पास 2 साल बाद कितने पैसे हो गए, 12,500। 11,000 थे, उसमें 1,500 ऐड करा तो 12,500। तो थर्ड ईयर के लिए 12,500 विल एक्ट लाइक प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल की तरह एक्ट करेगा। तो हर साल प्रिंसिपल चेंज होता जाता है, ठीक है। तो अब आप ये देखेंगे, मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले जो हमारा जो पैसा है, व्हाट विल ₹500 अमाउंट्स टू इन 10 ईयर्स। तो सबसे पहले इनिशियली जो हमारे पास पैसा था वो हमने बैंक में जमा कर दिया, उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट बोल देंगे। तो हम ये कहेंगे इनिशियल अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक। इनिशियल अमाउंट जो बैंक में डिपॉजिट करा गया है वो 500 रुपए है, मुझे पता है, पर मैं उसको भी सिर्फ पी बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। उसको मैं अभी पी बोल रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। फिर मैं कहूंगा अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, मैंने उसको बैंक में जमा करा, 1 साल बाद अमाउंट कितना हो गया वो देखते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल जो मेरा 10,000 रुपए था या 500 रुपए था, वो 500 तो वहीं का वहीं रहेगा। फिर जो इंटरेस्ट दिया बैंक ने वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो 1 साल बाद अमाउंट कितना हो गया इकट्ठा बैंक में, वो देखिएगा। हम ये कहेंगे इन इंटरेस्ट कैसे, ये 1 साल की बात करी जा रही है, तो इंटरेस्ट ये सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट है, एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट से ही कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमको पता था, PRT/100। टाइम कितना है, 1 ईयर, ठीक है। तो A इज इक्वल टू P प्लस P इंटू R इंटू 1/100, ठीक है। अब A इज इक्वल टू क्या हो गया, P प्लस PR/100। इसमें क्या करिए, P ले लो कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1 प्लस R/100। इनिशियल अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक P, ये मेरा हो गया A, A1 बोल दो, फर्स्ट टर्म है ये फर्स्ट टर्म है। अमाउंट आफ्टर 1 साल बीतने के बाद जो अमाउंट है अब मेरे पास में, वो जो आया है ये A2 है, ये A2 है 1 साल बीतने के बाद में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अब मैं कहूंगा अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, अब याद रखना ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो 1 साल बाद जो मेरे पास ये अमाउंट आया है ना, दिस विल एक्ट लाइक प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल की तरह एक्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने इसको ए बोला था, A1 बोल दो, A1 कैपिटल A1, इसको बोल दो कैपिटल A2। तो ये जो कैपिटल A1 है इट विल एक्ट लाइक प्रिंसिपल, कैपिटल A1 प्लस क्या था, P इंटू आर इंटू 1/100। अब क्या हो जाएगा, A1 इंटू आर इंटू 1/100। रीजन में लिख देंगे बिकॉज A1 विल एक्ट एज प्रिंसिपल, A1 जो है वो प्रिंसिपल की तरह एक्ट करेगा, समझ गए कि नहीं, ठीक है। अच्छा, कैपिटल A1 की बात कर रहा हूँ, तो कैपिटल A2, A1 क्या है, P इंटू 1 प्लस R/100, ठीक है, प्लस A1 फिर से P इंटू 1 प्लस
r अपॉन 100, A1 लिखा है और r अपॉन 100 है ही, r अपॉन 100 ये है ही। अब क्या है, अब क्या होगा, p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 दोनों में आ रहा है, कॉमन निकालो। A2 क्या हो गया, p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 ये हो गया। तो जब ये कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा बेटा 1 प्लस यहाँ क्या बचा r अपॉन 100। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 क्या हो गया, p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, ओरिजिनली जो पैसा जमा करा था वो था फर्स्ट टर्म A1, एक साल बाद जो अमाउंट आ गया मेरे अकाउंट में इकट्ठा हो गया जो अमाउंट, वो था A2 सेकंड टर्म। उसके बाद 2 साल बाद जो इकट्ठा हुआ ये A2, तो ये A2 था स्मॉल A2 यानी कि सेकंड टर्म, ये कैपिटल A2 हो जाएगा थर्ड टर्म। बताइए जी, सबको क्लियर है इतना कि नहीं, यस सर। समझ गए? हाँ, ऑनलाइन वाले बाकी बच्चे बताएं भाई, शिवांश क्लियर है कि नहीं? यस सर। समझ गए? लक्ष्य, दिया, दिवस, देवशी, यस सर। अर्पिता, आस्था, सभी को क्लियर है? यस सर। चलिए जी ठीक है, आगे चल रहा हूं मैं। अब हम कहेंगे अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, ये तो 2 इयर्स का हुआ, अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स। सीधी सीधी बात है, अब जो ये A2 है ना, ये पूरा का पूरा अमाउंट है, ये मेरे अकाउंट में इकट्ठा हो गया है, ये प्रिंसिपल की तरह एक्ट करेगा। तो A3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी में जैसे A1 निकाला था, P प्लस पी आर अपॉन 100, तो अब A3 हो जाएगा A2 प्लस A2 इंटू आर इंटू 1 अपॉन 100। टाइम को हमेशा 1 ही लेना है क्योंकि मैं एक एक साल का निकालता जा रहा हूँ, तो टाइम पीरियड हमेशा 1 ही रहे। ठीक है, 1 ईयर, क्योंकि हम एक एक साल का निकाल रहे हैं। अब देखो ये क्या होगा, A2 की वैल्यू डालो, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर, A3 हो गया, A2 क्या है, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर प्लस A2 दोबारा से P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू आर अपॉन 100। तो A3 क्या हो गया, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर, इधर भी है और इधर भी है, कॉमन ले लो, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा बेटा 1 प्लस इधर क्या बचा आर अपॉन 100। तो A3 हो गया P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब, और ये क्या है, जब ये थर्ड टर्म था तो ये क्या हो जाएगा, अगला टर्म है ना ये फोर्थ टर्म। ठीक है, चलो जी, अब अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स। अब उन्होंने क्या पूछा, मेरे लिए इतना ना सफिशिएंट है, मैं इससे क्या देख रहा हूं कि एक साल बाद हमारा जो अमाउंट है वो हो रहा है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, 2 साल बाद हमारा अमाउंट हो रहा है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर, 3 साल बाद P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब। तो वो क्या पूछ रहे हैं, व्हाट विल रुपीज 500 अमाउंट्स टू इन 10 इयर्स। अमाउंट्स टू इन 10 इयर्स का मतलब ये है कि 10 साल पूरे के पूरे बीत चुके हैं। अगर ये बोला जाए कि मुझे आपसे कुछ पैसा चाहिए 10 साल के लिए, तो ऐसा थोड़ी है कि 9 साल बीतते ही 10वां साल स्टार्ट होते ही आप कहोगे लाओ भी लाओ पैसा दो, है ना। आपने 10 साल के लिए मांगा तो भाई 10वां साल पूरा तो होने दो। ठीक है, तो 10 के 10 साल पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तब निकाली जाएगी अमाउंट। तो ये है what will rupees 500 amounts to in 10 years after its deposit in a bank which pays annual interest rate of 10% compounded annually। तो हम ये कहेंगे यहां से therefore amount after n years, n सालों के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट आफ्टर n years
और ब्रैकेट में लिख लीजिए और इन एन ईयर्स, यहाँ पर आफ्टर और इन का मतलब एक ही रहता है जब हम अमाउंट की बात करेंगे। आफ्टर एन ईयर्स और इन एन ईयर्स, ये क्या हो जाएगा, आप देखो अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स क्या हो गया, 1 प्लस आर अपॉन 3 की पावर आर अपॉन 100 की पावर 3। आफ्टर 2 ईयर्स क्या हुआ, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2। तो आफ्टर एन ईयर्स में क्या होगा, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन है। ठीक है, तो ये क्या होगा, p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, अब p क्या है, 500। 1 प्लस आर कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 अपॉन 100, और कितना ईयर्स, 10 ईयर्स, तो n की वैल्यू भी 10 है। 500 मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू 1 प्लस 10, 110 अपॉन 100 की पावर 10, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 500 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 की पावर 10, ये हो जाएगा। ये जो इतनी बड़ी बड़ी पावर आती है ना, इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। पावर 5 तक, 6 तक, 7 तक बस, मतलब, और उसमें भी जब बड़ी टर्म आ जाती है, जैसे यहाँ पर 11 की पावर करनी पड़ जाएगी मेरे को, फिर उसको 10 की पावर 10 करूंगा तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इन्होंने भी यही लिखा है आंसर में, ₹500 इंटू 1.1 की पावर 10। बताइए सबको क्लियर है? तो कंपाउंड पर इंटरेस्ट का यहाँ पे आफ्टर एन ईयर्स और इन एन ईयर्स सेम क्यों है? सेम इस वजह से है क्योंकि जब हमसे ये कहा जा रहा है कि 10 साल में कितना हो जाएगा, तो 10 साल में का मतलब ये है कि पूरे के पूरे 10 साल होने चाहिए, पूरे के पूरे 10 साल होने चाहिए। ठीक है, और वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर ये था कि 1 घंटा खत्म होते ही जो कल्चर था वो डबल हो रहा था, उसमें बैक्टीरिया जो है वो डबल हो रहे थे। तो जैसे ही 1 घंटा खत्म हुआ, 60 मिनट्स क्रॉस करते ही अगले ही सेकंड वो बैक्टीरिया डबल हो रहे थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो पूरा का पूरा साल कंप्लीट होने के बाद मिलेगा। ऐसा नहीं है कि साल शुरू होते ही मिल जाएगा। वहां ये था कि जैसे ही अगला आर शुरू हो रहा था तो बैक्टीरिया हमारा डबल हो रहा था, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था। समझ गए? सर बट अगर यहाँ पे एन की मतलब अगर हम मतलब क्वेश्चन में है कि आफ्टर 10 ईयर्स, तो फिर हम A11 क्यों नहीं ले रहे हैं? A11 ही है बेटा ये। आफ्टर 10 ईयर्स का मतलब ये A11 ही है। कैसे? आप देखो, ये आफ्टर 3 ईयर्स में अगला ही निकाला है हमने, A4 फोर्थ टर्म। आफ्टर 2 ईयर्स है तो ये अगला ही टर्म है, 2 के बाद मतलब ये थर्ड टर्म है। तो ये जो निकाला है ना, ये A11 ही निकाला है हमने। ओके सर। और ये जो दिखा है ना फॉर आफ्टर एन ईयर्स, ये क्या है, आप एक चीज देखो यहाँ पर, यहाँ पर ये देखो कि शुरुआत में पहला पहला नंबर हमारा क्या है, P। फिर उसके बाद अगला क्या है, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, 1 प्लस आर अपॉन 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। फिर अगला क्या है, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस आर अपॉन 100 फिर मल्टीप्लाई हो गया। तो कॉमन रेशो क्या है, 1 प्लस आर अपॉन 100। फर्स्ट टर्म क्या है, P। ठीक है, तो जब मैं n ईयर्स के लिए निकाल रहा हूं, तो बेसिकली आफ्टर n ईयर्स के लिए निकाल रहा हूं, तो ये जो वैल्यू आई है ना, ये an+1 आई है। ये जो वैल्यू आई है ये an+1 है। देखो a तो क्या है, P, और स्मॉल r क्या है, an+1 क्या हो जाएगा, a r की पावर n+1 -1। ये कट गया, तो स्मॉल r क्या था, ये कॉमन रेशो 1 प्लस आर अपॉन 100, और इसकी पावर क्या बची, n ही तो बची। समझ गए? यस सर। चलिए जी, मैं आगे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है, लेकिन ये चीज शायद जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो शायद पढ़ेंगे अकाउंट्स में। आप लोगों के लिए नया है और बहुत मामूली सा कंसेप्ट है, अभी बताता हूँ। क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले। जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो ये देखते होंगे, जैसे हम ये कह देते हैं ना कि हमने किसी को अप्रिशिएट किया, तो अप्रिशिएट करने का मतलब ये है कि हमने किसी की तारीफ करी। ठीक है, लेकिन अकाउंटेंसी के टर्म्स में जब अप्रिसिएशन का मतलब ये होता है किसी भी चीज की वैल्यू का बढ़ जाना, किसी भी चीज की वैल्यू का बढ़ जाना। तो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मॉनेटरी टर्म्स में ही देखूं, तो हम ये कहते हैं कि हमने आज गोल्ड लिया
तो मतलब ईयर बाय ईयर ये देखा जाता है कि गोल्ड के रेट ना धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल के रेट भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट्स ऐसी भी थी जिन्होंने पेट्रोल बॉन्ड्स परचेज कर लिए थे ये सोच के कि पेट्रोल के दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, हमारे कंट्री की इकोनॉमी सुधर जाएगी, ठीक है। लेकिन पेट्रोल के दाम तो बढ़े नहीं, उल्टा जो है टैक्सेस बढ़ गए, तो वो एडवर्स इफेक्ट हो गया उस चीज का। तो आप ये देखिएगा कि किसी भी चीज के दामों का बढ़ना, जैसे गोल्ड है तो लोग क्या करते हैं कि लोग गोल्ड खरीद लेते हैं, कहते हैं ना कि हमें कहीं पर इन्वेस्ट करना है, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा कि प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं, तो दामों का बढ़ना क्या होता है, एप्रिशिएट करना, ठीक है। प्रॉपर्टी के दाम बढ़ना, गोल्ड के दाम बढ़ना, तो ये तो एप्रिसिएशन हो गया। एक इसका ना उल्टा भी होता है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ये है कि मैंने कार खरीदी, कार खरीदने के बाद में क्या होता है कि मैंने आज कार खरीद दी, 10 लाख रुपए की गाड़ी आ गई, हमने ये कहा कि 1 साल बाद उसकी वैल्यू इवेल्युएट कराते हैं तो वो रह गई 9 लाख रुपए की। क्यों? क्योंकि कार खराब होती है, वियर एंड टीयर, टायर खराब होते हैं, इंजन पार्ट्स घिसते हैं उसके, तो एज के साथ साथ उसकी जो वैल्यू है, उसके जो दाम है वो घटते चले जाते हैं, ठीक है। तो दामों का लगातार घटना इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, ठीक। तो जब बात करते हैं हम इसकी इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट क्या है, पैसा है अकाउंट में जमा है, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट जुड़ जुड़ के वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं किसी मशीनरी की, चाहे वो हमारा मोबाइल फोन हो, चाहे वो हमारा लैपटॉप हो, चाहे वो हमारा व्हीकल हो, जहां पर भी कहीं मशीनरी इन्वॉल्व है, मशीनरी की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे घटती है। तो जब वैल्यू बढ़े तो हमको फॉर्मूला यूज करना है P/1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, और जब वैल्यू घटे तो आपको 1 प्लस की जगह 1 माइनस लगा देना, ठीक है। डेप्रिसिएशन का केवल एक ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जहां डेप्रिसिएशन आ जाए वहां पर प्लस की जगह माइनस लगा देना है, दैट्स इट। क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन है अ मैन्युफैक्चरर रेकन्स RECONS, रेकन्स का मतलब होता है कि बाई सम कैलकुलेशन वो एस्टिमेट लगाता है, बाई सम कैलकुलेशन वो अंदाजा लगाता है। A manufacturer reckons that the value of a machine which costs him rupees 15625 which costs him rupees 15625 will depreciate each year by 20%. Will depreciate each year by 20%. Full stop. Find the estimated value at the end of 5 years. Find the estimated value at the end of 5 years. 5 साल बीत जाने पर उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी, ठीक है। एक कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए कोई मशीन खरीदी और उसने अंदाजा लगाया 15,625 रुपए की उसने वो मशीन खरीदी। उसने कुछ कैलकुलेशन वगैरह करी कि भाई इसमें इतना मेंटेनेंस कॉस्ट है, इसका ये सब कुछ है, सारी चीजें वियर एंड टीयर सब कुछ मिला मिलू के उसने ये कहा, अंदाजा लगाया कि हर साल 20% इसकी कीमत घटती चली जाएगी। तो वो क्या करता है कि वो 5 साल बाद अगर उसको बेचने की सोचता है तो 5 साल बाद उसको उसका कितना पैसा मिलेगा, ये है। तो आप ये देखिएगा, डेप्रिशिएट का मतलब ये है कि कीमत का लगातार धीरे धीरे घटना, एप्रिसिएशन का मतलब है कीमत का लगातार बढ़ना। तो अमाउंट जब भी बात होगी तो वहां पर हमारा कीमत बढ़ेगी, और जब डेप्रिसिएशन की बात होगी तो कीमत घटेगी। तो इसका फॉर्मूला सीधे सीधे हम ये कहेंगे, एस्टिमेटेड वैल्यू
आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, आप लिखें p ब्रैकेट में 1 माइनस r अपॉन 100 की पावर n। बस सीधा सीधा ये p यानी कि ओरिजिनली कितने की खरीदी थी 15625 और ब्रैकेट में 1 माइनस r कितना है 20 अपॉन 100 की पावर 5। 21 जा 20, 25 जा 100, 5 माइनस 1 यानी कि 15625 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 5 की पावर 5। 15625 ये छोटी वैल्यू है, इसको कर सकते हो 1 2 3 4 5, मतलब 4 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 5 बार, ऐसे ही 5 भी 5 बार मल्टीप्लाई होगा 1 2 3 4 5। करके देख लीजिए इसको, ये 5 5 जा 25, 25 से डिवाइड कर रहा हूँ सीधा, 25 6 जा 150, 156 माइनस 150 कितना हो गया 6, 6 2 62, 25 2 जा 25 2 जा कितना हो गया 50, 62 माइनस 50 हो गया 12, 125, 25 5 जा 125, ठीक है। 5 5 जा 25, 25 25 जा 625, 5 5 जा 25, तो डिनोमिनेटर तो खत्म हुआ, न्यूमरेटर में क्या बचा 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 4 जा 16, 16 16 जा 256, 256 इंटू 4, ठीक है कर लीजिए। 5 4 जा 20, 5120, ठीक है। तो 5 साल, हाँ यही है भाई, 5 4 जा 20 हो गया, तो 20 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 256 2 जा 512, उसके आगे 0 लगा दो, 5120, ठीक है। तो 5 साल बाद उसकी मशीनरी की कीमत घटकर ₹5120 रह जाएगी, ठीक है बेटा। बस इसमें आपके 3 क्वेश्चन लेवल 2 के बचते हैं, मैं आपको फोटो खींच के भेजूंगा, आप ट्राई करना। जीपी का ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका सम ऑफ जीपी बचता है, सम ऑफ जीपी में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं सम स्पेशल सीरीज कराऊंगा, ठीक। आज के लिए इतना ही करेंगे फिर। Thank you, sir. ओके Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते।